वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और मेरे साथ है परिमल सर एंड ये सेकेंड एपिसोड है हमारी वंडरफुल वेडनेसडेज का, जिसमें हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे फाइनेंशियल कंपनीज। एंड आज की फाइनेंशियल कंपनी में हम कवर करने वाले हैं एक एनबीएफसी कंपनी जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। तो सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, बैंकिंग इंडस्ट्री तो हमें समझ में आ गया, लेकिन फाइनेंशियल इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसीज कैसा परफॉर्म कर रही है? आई थिंक एनबीएफसी मतलब अगर वैसे देखा जाएगा तो एक बैंक कासा, विदाउट कासा ये एक एनबीएफसी होता है। ट्रू। मतलब कासा की एक जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज होती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होते हैं वो लो होते हैं बैंक की तरफ, एनबीएफसीज में वही कॉस्ट ऑफ फंड हायर साइड में होती है। सो वो एक एडवांटेज बैंक के पास होता है। बट बैंक को बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ऐसे ही कोई आपको परमिशन नहीं देगा। डिपॉजिट्स की परमिशन तो एनबीएफसीज को भी मिल जाती है, बट करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट जो मेन सोर्स ऑफ इनकम या फिर जो इनकम को इंप्रूव करने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है बैंक्स का, वो कासा होता है। तो वो एनबीएफसीज के पास नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर कासा नहीं है तो मतलब एनबीएफसीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई थिंक दे आर परफॉर्मिंग इवन बेटर कंपेयर्ड टू बैंक्स। मतलब आप जब हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, जब हम डिटेल में बात करेंगे तो हमें रियलाइज भी होगा कि बजाज फाइनेंस एक इतनी बड़ी एनबीएफसी है, कितनी सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कितनी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा की लोन बुक है इसके पास, या फिर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी के पास है। सो वो बात करेंगे। सो ये जो एक इंडस्ट्री है बजाज फाइनेंस हो या फिर एनबीएफसी इंडस्ट्री है, ये नई नई चीजों को ट्राई करते रहते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि दे जस्ट डिपेंड ऑन दी ओल्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग काइंड ऑफ थिंग। तो दे आइडिएट, दे इनोवेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दे क्रिएट मार्केट्स एंड देन the banks starts following them। अगर हम बजाज फाइनेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बजाज फाइनेंस ने कैसे ये कंज्यूमर लोन्स का एक ट्रेंड लाया, जिसको अब सारे बैंक्स भी फॉलो कर रहे हैं। ये जो 0% EMI वाले जो प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, आई थिंक दोज वर दी बेस्ट प्रोडक्ट्स। मैं बोलूंगा एक नया मार्केट उन्होंने डेवलप किया। इट वाज नॉट ओनली फ्रॉम दी बैंकिंग एनबीएफसी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इवन फ्रॉम दी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है, मोबाइल्स हो या फिर ये जो फ्रिज हो या आपके एयर कंडीशनर्स हो, मतलब इजी एक इंपल्सिव बाय करने के लिए उन्होंने प्रमोट किया कंज्यूमर को, वो क्रेडिट उन्होंने अवेलेबल करवा के दिया। And that's how they have created a new market, and that's the best part about this NBFC industry. Okay, तो हमारे 5G एनालिसिस का नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहता है दैट इज एंटरप्राइज। अभी हमने मतलब बजाज फाइनेंस एज एन एनबीएफसी के बारे में तो अच्छे से समझा, बट सर माय क्वेश्चन टू यू इज दैट एनबीएफसीज में हमारे पास और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड इवन दो हम एनबीएफसीज की बात करते हैं, उनको कॉम्पिटिशन तो बैंक से भी आता है। Right. तो हाउ इज बजाज फाइनेंस हैंडलिंग इट्स कॉम्पिटिशन नॉट ओनली फ्रॉम एनबीएफसी कंपनीज बट ऑल्सो फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज? आई थिंक बजाज फाइनेंस बहुत बार हमें लगता है कि एनबीएफसी कंपनी डेफिनेटली एज पर रूल्स, आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज एन एनबीएफसी कंपनी बाय बुक या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस दे आर डूइंग। बट the strong moat is that they are data analytics company, so they have a strong database। तो अगर total number of customers की हम बात करते हैं, so आज बजाज फाइनेंस के पास more than 6 करोड़ कस्टमर्स, एटलीस्ट एक तो प्रोडक्ट उन्होंने बजाज फाइनेंस से वो लोन लेके या कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने बाय किया है। So that's their strongest franchise। अगर कस्टमर्स की अगर हम ग्रोथ देखते हैं, सो इन FY17 मार्च 2016-17 वाला जो ईयर था, सो वो ईयर में 2 करोड़ कस्टमर्स थे उनके पास। एंड इन लास्ट 5 years दैट टू, उसमें हम कोविड पकड़ रहे, 1.5 से 2 साल का कोविड का एक प्रॉब्लम हमने देखा है। तो उसके बावजूद 2 करोड़ से 6 करोड़ की कस्टमर फ्रेंचाइज है इनकी। अगर इवन इन दैट वर्स्ट फेज ऑफ कोविड ऑल्सो अगर हम कंसिडर करते हैं, सो लास्ट 5 सालों में 23% के CAGR से उन्होंने अपना कस्टमर का बुक बढ़ाया है। So 23% CAGR is a big number, that too when we had to a difficult phase of COVID. So that's their strength। और उस डेटा को, मतलब इतने बड़े कस्टमर, इतनी बड़ी कस्टमर फ्रेंचाइज उनके पास है, इतना सारा डेटा उनके पास है। So उस डेटा को अच्छी तरीके से माइन करके उसको और कैसे डीप पॉकेट जा सकते हैं, ये भी कंपनी का फोकस बहुत ज्यादा रहता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो क्रॉस सेल का रेशियो इज अराउंड 54% फॉर दिस कंपनी। मतलब अगर 6 करोड़ कस्टमर्स उनके पास है तो उसमें से 3.4 करोड़ कस्टमर्स एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार आके
उनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट फिर से products ले रहे हैं। खरीदा है या फिर लोन लिया है। आई थिंक दैट्स द स्ट्रेंथ बजाज फाइनेंस हैज। ओके, तो मतलब हमें ये समझ में आ गया फ्रॉम द एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू दैट कंपनी अपने आप को कॉम्पिटिटिवली एक बेटर एज, अपने एक स्पेशल मोट यानी कि डाटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर पाती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि काफी कस्टमर्स को या इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता रहेगा। लास्ट 1 year में दे हैव हायर्ड ऑलमोस्ट 300 to 400 AI इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम करेंगे उनके लिए। सो आई थिंक दिस शोज देयर, मतलब इट्स ऑल अबाउट डेटा, सो फॉर देम डेटा इज द माइंड। Okay. उसी पे वो काम कर रहे हैं। दैट्स हाउ दे आर मेकिंग बिल्डिंग देयर कंपनी और बिल्डिंग देयर मोड्स फ्रॉम दैट एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। जहां मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, वो सोच भी नहीं रहे इस चीज पे। सो दे आर सो अहेड ऑफ देम। एज वी से दैट टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, तो एक फाइनेंशियल कंपनी उस टेक्नोलॉजी का कैसे सही तरीके से फायदा ले रही है, आई थिंक ऑल द अदर कंपनीज आल्सो नीड टू लर्न फ्रॉम बजाज फाइनेंस कि टेक्नोलॉजी का कैसे सही बेनिफिट लेना है। सो कमिंग ऑन टू फाइनेंशियल्स, तो सर सबसे पहला हमारे पास आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक एनबीएफसी कंपनी है एंड बैंकिंग कंपनीज की जनरली एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रहते हैं, सो इज द कंपनी वेल प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर AUM? आई थिंक डेफिनेटली, मतलब नंबर 1 एनबीएफसी है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। मतलब कितनी सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कितनी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक से ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बुक बड़ी है। एंड कंपनी की जो विजन है या फिर एम्बिशन है वो भी काफी बड़ा है। दे आर ट्राइंग टू compete विद द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो जब बजाज फाइनेंस का ऑडिट आरबीआई करता होगा, सो उसके जब मैनेजर्स, ऑडिटर्स आते होंगे, करते होंगे, तो उनको लगता होगा यार इतनी बड़ी एनबीएफसी बन चुकी है, कभी कभी लगता है इट्स बेटर टू गिव देम अ बैंकिंग लाइसेंस एंड इंक्लूड देम अंडर मोर रेगुलेशंस, दैट्स व्हाट, बिकॉज such a big book, but I think they're managing it fantastically. There is no doubt about that. So ambitions are quite high. If they want to become like number 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ अगर वो खुद को कंपेयर करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो डेफिनेटली जो ग्रोथ की जो भूख है वो बहुत ही ज्यादा है। There is no doubt about that with Bajaj Finance. True. मतलब उनका AUM कहाँ 60,000 से अब 2 लाख करोड़ तक का हो चुका है। Almost 27% का CAGR in assets under management. That too during उसके बीच में हम एक डिफिकल्ट फेज देख रहे हैं। कोविड फेज है। कोविड का फेज आया था FY21 में, the loan growth, assets under management growth was hardly 2%. True. So I think 4%. So this shows that कि कंपनी ने फिर भी अगर 27% की ग्रोथ दिखाई है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, it was deserving more than 30-35% kind of growth. But a bad year came but still 27% is a very good number. No, I think COVID एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें सेटबैक तो हर कंपनी, हर इंडस्ट्री को लगा, बट द कंपनीज विद देयर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, विद देयर स्ट्रॉन्ग मोड्स वर द ओनली वंस जो बहुत अच्छे से रिकवर कर पाई। राइट, सो आई थिंक ये जो क्राइसिस था उसको अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट किया है। जब हम एनालाइज करेंगे और फाइनेंशियल्स को आगे जाके, तो वहां पे हमें वो बेटर पता नहीं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल पैरामीटर हमारे पास आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंटरेस्ट से जुड़ी हमारी इनकम, विच इज नेट इंटरेस्ट इनकम। How is the bank performing on their interest income part and whether they are, मतलब बैंकिंग के साथ कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। राइट, आई थिंक बिजनेस वही है ना अल्टीमेटली, भले ही सोर्सेस अलग है इंटरेस्ट कमाने के, बट बिजनेस तो वही है कि लेंड करना और पैसा लेना। एक तरफ से पैसा लो, एक तरफ पैसा लेंड करो। ऑब्वियसली यूनिक वे इन्होंने ढूंढ के निकाले, दैट्स व्हाई दे आर indirectly are able to charge more percentage on their loans. And that's what the net interest income is also suggesting. The net interest income from FY17 from 6,186 crore rupees to 21,892 crore rupees का ये नंबर है। So 29% का CAGR यहाँ पे net interest income में हमें नजर आ रहा है। First quarter of FY23 the number is 6,638 crore rupees. तो यहाँ पे एक चीज देखनी है कि Bajaj Finance, it's not only about year-on-year growth. It's all about sequential growth also. If the company is growing at 29% CAGR, that too in between एक difficult year था, जो अब नहीं रहा और सिनारियो काफी अच्छा डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छी तरीके से नॉर्मलाइज हो रही है। वी आर एंटरिंग इनटू अ फेस्टिव सीजन, जो ये एक ऐसा फेस्टिव सीजन रहेगा ऐसा लग रहा है कि जिसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं रहेगा कोविड की तरफ से। सो यू मस्ट बी सीइंग ना कि जिस तरीके से पीपल आर ट्रैवलिंग, जो फ्यू डेज बैक ओनली आई वाज एनालाइजिंग, आज की ताजा खबर में आई वाज एनालाइजिंग अ न्यूज, तो वहां पे
फॉरेन ट्रैवल लास्ट 3 महीनों में उस पे $3 बिलियन इंडियंस ने खर्च किए, $3 बिलियन फॉरेन ट्रैवल, रिवेंज ट्रैवलिंग, रिवेंज स्पेंडिंग चल रही है. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ स्पेंडिंग वी आर गोइंग टू सी. सो ये जो 6,638 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम फर्स्ट क्वार्टर में रहा है, sequential growth of 7 to 8% is quite possible. So मतलब 30 से 40% का इस साल का नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ हो सकता है. लास्ट ईयर द नंबर वाज ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ रुपीस. अगर वहां से मैं 30-40% ऊपर पकड़ता हूं, सो दैट नंबर विल बी मोर देन 30,000 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है. सो आई थिंक phenomenal years are expected from Bajaj Finance. There is no doubt about that, and that's why कि ग्रोथ की जो भूख है वो बजाज फाइनेंस की बहुत ही बढ़िया नजर आती है. एंड द नंबर्स आर आल्सो सजेस्टिंग द सेम थिंग. ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे मार्जिन की, बिकॉज अल्टीमेटली खेल सारा मार्जिन का है. आपकी इनकम जितनी मर्जी हो उससे मतलब नहीं है, मार्जिन कितना मिल रहा है वही कंपनी के लिए मैटर करता है. तो अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो उसके हिसाब से क्या एक एनबीएफसी अपने आप को बैंकिंग के कंपैरिजन में एक हायर पेडिस्टल पे रख पाती है कि नहीं? राइट. सो आई थिंक कैसा है, एनबीएफसी का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग बिजनेस के हिसाब से नहीं चलते. वो दे इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स. अब जैसे ये जीरो कॉस्ट ईएमआई वाला जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें अभी भी वो मार्केट लीडर है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू एंटर देयर, बट स्टिल जो चीज बजाज फाइनेंस ने की है और जो एग्रेशन से वो बजाज फाइनेंस करता है, मतलब विद इन 1 मिनट दे आर एबल टू लेंड यू. वो डील आपकी इंपल्सिव डील, भले वो मोबाइल बाय करना है, एसी बाय करना है, फ्रिज बाय करना है, वॉशिंग मशीन बाय करना है, सो दे पुश यू टुवर्ड्स दैट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस जब ये लोन्स जब डिजाइन किए गए, सो वो बहुत हाई मार्जिन वाले लोन्स थे. भले ही कस्टमर को लग रहा है कि जीरो कॉस्ट ईएमआई वाला मैंने प्रोडक्ट लिया है, बट स्टिल द मार्जिन्स, द कमीशंस दे वर गेटिंग फ्रॉम दीज कंपनीज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज, दे वर ऑन अ हायर साइड, एंड दैट्स व्हाई such kind of margins are still there and they will still continue. 13.2% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बजाज फाइनेंस का है. अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, तो दैट नंबर इज 6.64%. Effectively, it means on an average, Bajaj Finance is charging almost 20% to the customer. True. And the customer is not feeling that pain. This is the beauty about Bajaj Finance business model. So ये चीज हमने यहाँ पे समझनी है, एंड कंसिस्टेंटली वो अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे लेके आ रहे हैं. सो इन FY17 द कॉस्ट ऑफ फंड ऑफ बजाज फाइनेंस वाज 9%. इनिशियली वो ज्यादा डिपॉजिट्स रेज नहीं कर पाते थे, मतलब एज यू एंड मी रिटेल इन्वेस्टर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे बजाज फाइनेंस के एफडीज, बट नाउ दे आर क्वाइट पॉपुलर. वो अपनी वो डिपॉजिट की बुक बढ़ा रहे हैं. प्लस जो बैंक से लोन लिए जाते थे, ऑब्वियसली अगर एनबीएफसी लोन, सी इट्स इंटरेस्टिंग थिंग. सो बैंक्स ट्रेडिशनल बिजनेस का कैसे करता है कि बैंक बोलता है भाई हाँ एनबीएफसी अच्छा बिजनेस कर रही है, इसको लेंड कर देते, तो इन अ वे वो पास ऑन कर देते थे. बट रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी होती थी वो बजाज फाइनेंस लेता था. सो बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता था, वो बैंक की तरफ से जब पैसे लेते थे. बट नाउ डिपेंडेंसी ऑन सच काइंड ऑफ लोन्स बजाज फाइनेंस कम करता जा रहा है, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द रिटेल डिपॉजिट बुक, जो एक स्टिकी डिपॉजिट बुक रहती है. नॉर्मली हमने देखा है 70 to 80% ऑफ द टाइम हम एफडीज को रिन्यू करते हैं एवरी ईयर नॉर्मली. आई थिंक दिस इज द मोड दे आर बिल्डिंग विद द डिपॉजिट बुक आल्सो. आई स्टिल रिमेंबर जब एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था 2018 में, IL&FS क्राइसिस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी हम किसी डेट फंड मैनेजर से बात करते थे, सो जब डेट फंड्स में इंस्टीट्यूशनल पैसा जाता है, इन्वेस्ट करते हैं, सो दे ऑलवेज एनालाइज द पेपर्स द डेट फंड होल्डिंग. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जब डेट फंड में पैसा पार्क करते हैं, तो दे टॉक टू द फंड मैनेजर्स, दे लुक एट द पोर्टफोलियोज आल्सो. सो सबको यही लगता था कि भाई तुम ना ये सिनेरियो खराब है, इट्स बेटर यू शुड हैव पेपर्स ऑफ HDFC लिमिटेड एंड बजाज फाइनेंस. सो इट शोड कि भाई नहीं ये सबसे सेफेस्ट पेपर्स है, हमें इसमें ही पार्क करना है. सो जब डिपॉजिटर का थॉट प्रोसेस वैसा हो जाता है, इट मींस डिमांड फॉर योर डिपॉजिट इज ऑन अ हायर साइड, then you can give less interest also, because at that point of time principal protection, capital protection is the main agenda of that depositor. True. Rather than getting returns. I think that has worked really well for the company, and they have decreased their cost of funds from 9% to 6.64%, and that's why the margins have gone up. During the we have seen the difficult phase also, but still the NIMs are going up. That's the beauty about Bajaj Finance.
Okay, moving on to the next financial parameter, which is OPEX, यानी कि हमारा operating expense with regards to our net interest income. पहली बात तो सर हम उससे क्या समझते हैं, because it's a new terminology with regards See, I to think जैसे understanding. हम बैंक्स में कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखते हैं, वैसे एनबीएफसीज डिक्लेयर देयर ओपेक्स Operating टू एनआई. expense. सो मतलब इन अ वे कंपनी की एफिशिएंसी का पार्ट है. ये जितना Okay. कम होगा नंबर उतना उतना better. अच्छा होगा. सो इन बजाज फाइनेंस केस द बेस्ट पार्ट अबाउट देम कि जब कोविड पीक पे था मार्च 2021 में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की थी. दे न्यू कि प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू गो डाउन. जब हम नेट प्रॉफिट के नंबर देखेंगे तब हम ये बात करेंगे. सो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही थी, नेट इंटरेस्ट इनकम नीचे जा रहा था. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की थी. सो ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती थी उसको कंट्रोल में लाया एंड दे हैव इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. सो जो ओपेक्स टू एनआई ये जो रेशियो है efficiency wala, so that ratio went down to 30.7%. In FY17 that number was more than 40%. So 40% से 30% तक वो नीचे लेके आए, and now currently it is between 35-36%, Okay. which is okay. मतलब but they have improved a lot on that part also. So though अभी NII भी काफी अच्छी तरीके से grow हो रहा है, still they are maintaining the OPEX to NII at 34-35%, I think, which is quite respectable. So they have learned also. So crisis को opportunity में कैसे convert करते हैं? I think we can learn from True. these examples. Okay. अब ultimately the father of all financial terminology, that is net profit. Right. So how other financial aspects, other financial numbers have played well for net profit? So I think जब आपने cost efficiency अपनी आपकी इतनी अच्छी तरीके से manage कर ली, तो obviously उसका impact net profitability तो पे होने जाएगा वाला था. Last year the total net profit was around 7,000 crore rupees. In first quarter the net profit is around 2,600 crore rupees. I will not be surprised कि ये साल जो net profit का number रहेगा वो 11 से 12 हजार करोड़ के बीच में रह सकता है, प्रोवाइडेड कि ये कोई नया कोविड का कोई नया प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई नया डिसरप्शन नहीं आ जाए. सो उस एंगल से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कंपनी इज ऑन राइट ट्रैक टू अचीव दैट 31-32% या फिर इवन दिस ईयर 35-40% तक की भी ग्रोथ कंपनी नेट प्रॉफिट में दिखा सकती है. दैट्स द एक्सपेक्टेशंस. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Okay. And हमें generally पता है कि banking and financial companies के लिए as general capital return on capital employed is not the ideal ratio, but return on asset is. Right. So how has the company been able to churn a good ROA for itself? So I think if we look at the banking ROA, so those are between 1.5 to 2%. 2% के ऊपर गए तो बहुत ही बढ़िया लगता है. But when we have margins, net interest margins of 13%, 13%, true. So then ROAs will also be on a higher side. So for Bajaj Finance, the ROA number is 5.3%. During the worst phase, the ROA went down to 3.1%. But since last 2 years, March 22 हो या फिर June 2022, I think the ROA number is at 5.3%. So efficiency is increasing. If the net profitability will go up, the assets are growing, but net profitability is growing on a higher side. So if assets are growing at 23-24% assets under management, but if profitability is growing at 35-36%, so obviously ROA is going to go up only. So currently it is at 5.3%, which is really very good. There is no doubt about that. Exceptional numbers No for a doubt, company no like doubt, no doubt. NBFC. Okay. And consistent. Consistently. So next point for our is return on equity. That how return on equity has been, whether it has been favorable for the NBFC or not. Yes, I think if the profitability is going up and the shareholders का equity इतना कुछ ऐसा बढ़ नहीं रहा है, because not that much of requirement is there. Of course. So obviously ROE is going to go up. They are retaining their earnings. There is no doubt, because they are investing also big time. So from that point of view, I think currently the ROE is at 23.1%, which is at all-time high with the साइजेबल बुक जो उनकी बन चुकी है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इवन मार्च 2019 में भी 22.5% का ROE था. So compared to that, it is at 23.1%. So I think ROE is just a reflection of your net profitability growth. So We can say that the company is well placed. very well. So it is rewarding the shareholders big time. There is no doubt about that. Okay. Moving on to our next ratio, which is equally very important, that is capital adequacy ratio. How Right. has the company been able to manage that ratio? So I think when the uncertainty was quite high during the COVID in March 2021,
the capital adequacy ratio was at 28.3%. Currently, it is at 26.2%. When the times were good, कोई problem नजर नहीं आ रहा था. मार्च 2019 में the capital adequacy ratio was 20%. So जो requirement है RBI की उसको तो वो बहुत आराम से मैनेज कर रहे हैं. But aggression जो है वो अभी वापस आता हुआ नजर आ रहा है. So uncertainty is going, and that's why they're focusing more and more on the growth part. So it's not only from the deposits they are getting, the loans they are raising, या फिर other commercial paper से पैसा उठाया जा रहा है. So not only from that, but even from their own capital also they are going aggressively. So that shows the नॉर्मल सी वापस आती हुई नजर आ रही है. सो एग्रेशन अगर ये ऐसा ही चलता रहा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो धीरे धीरे कम करते रहे, बट एनपीएस अगर कंट्रोल में है, तो मुझे लगता है ग्रोथ फेज विल गेट अनलीश्ड इन कमिंग क्वार्टर्स. Now that we're talking about NPAs, let's discuss about NPAs. That इनके gross NPAs and net NPAs कैसे perform कर रहे हैं, because banking के लिए NPAs का figure बहुत important रहता है. आई थिंक किसी भी बिजनेस के लिए जो लेंडिंग में है, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बजाज फाइनेंस भी बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है. 1.25% का ग्रॉस एनपीए है, 0.51% का नेट एनपीए है, provision coverage ratio is at 60%. So I think the company is perfectly placed even during the worst phase of COVID. 1.79% तक ही gross NPA गया था कंपनी का, and 0.75% पे net NPA. So I think company has managed it really well. So ऐसा कोई problem नजर नहीं आया. In between जो collection efficiencies थी वो थोड़े बहुत impact हो गई थी because of COVID. तो मोरेटोरियम वगैरह के इसमें अनसर्टेन टाइम्स थे. इवन आई स्टिल रिमेंबर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई थी, वी आर एंटरिंग इनटू अ ब्लैक टनल एंड वी डोंट नो व्हाट lies ahead. But I think company has done really well. So best part in their hand at that point of time was cost cutting. They have done that. They have increased their efficiency, and now they are bearing the fruits of that particular action. I believe NBFC, like Bajaj Finance, has placed itself in such a correctful manner, I must say, because bankings में भी मतलब HDFC बैंक के अलावा और कोई भी बैंक हमें नहीं दिखता जिन्होंने अपने NPAs इतने अच्छे से मैनेज किए हैं. नहीं, आई थिंक ओवरऑल करेक्ट, मतलब इवन ICICI बैंक की भी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किए हैं, कम किए हैं, बट वो नंबर्स इतने बड़े लग रहे थे कि हमें लगता था यार ये फिर भी मतलब. सो बट आई थिंक these banks have done really well. I'll say कोटक ने अच्छे किए, ICICI ने अच्छे किए, HDFC ने अच्छे किए, बजाज. सो ये सारे एक लीग के, बजाज फाइनेंस एक NBFC है, बट लीग उसकी वही है, मतलब एक क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी गुड फॉर बजाज फाइनेंस. So controlling their NPAs adds another feather to their cap. Definitely. Of you know, to the, they deserve to be a bank. The only problem is that कि एक इंडस्ट्रियल हाउस को belong करते हैं, and that's why. Who knows, the rules will get changed and they will get a banking license in future. Okay. So इसके साथ हमारे financials का पैरामीटर खत्म होता है, but then there's another important parameter, that is valuation. कि current PE के हिसाब से how is the bank placed? See, I think अगर PE ratio के point of view से देखोगे तो 50 का PE ratio अभी इस कंपनी का चल रहा है. So is it okay और premiumly valued है या फिर over valued है, ये debate हम कर सकते हैं. But when your assets under management is growing at 25-26%, your net interest income is growing at 29%, when your net profits are growing at 31-32%, that too in between you have seen a difficult phase also. So when the numbers are so high, definitely the premium valuation will be there. Okay. So price to earnings ratio के point of view से, but NBFC है तो we cannot only depend on the price to earnings ratio. We will have to look at the price to book ratio. So यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 9 के ऊपर का प्राइस टू बुक रेशियो जैसे ही कोई सुनेगा तो बोलेगा यार ऐसे कैसे चल सकता है. सो नॉर्मली हमने जब HDFC 4-5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे चलता था तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन लगता था, बट दे हैव ऑलवेज ट्रेडेड लाइक दैट. सो व्हेन the return on assets are 2.5, 3 times more than that. Your net interest margins are 3.5 times more than your what banks. Less to expect. So then the premium valuation will always be there. So अगर हम 1 साल, 3 साल, 5 साल के median price to book ratio भी देखते हैं बजाज फाइनेंस के, so all those numbers are between 9 to 10, and the similar valuation is currently also we are seeing. So traditional valuation के point of view से देखोगे तो ये दिखता ही रहेगा. Unless they disappoint on the growth path, तो फिर valuations can go down. So that is the risk investors are carrying. So अगर but वहाँ पे नहीं होता है
and they keep on growing, which they want to and they can, so फिर ये premium valuation will always continue. That's what I feel. ओके तो सर अब हमारे 5G का लास्ट पैरामीटर इज गवर्नेंस. बैंक इन अपना एज एन एंटरप्राइज एज एन इंडस्ट्री वैल्यूएशन फाइनेंशियली इज वेरी वेल प्लेस्ड, बट गवर्नेंस कैसी है बैंक की? सो आई थिंक एक तो बजाज ग्रुप को बिलोंग करता है, तो मतलब ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नजर नहीं आता, ना कभी सुना है उनके बारे में. प्लस द मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्वाइट कैंडिड. सो जैसे कोविड के बीच में अननेसेसरीली ऑप्टिमिज्म वो नहीं क्रिएट कर रहे थे. दे वर क्लूलेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दे वर अपफ्रंट एंड दे वर सेइंग दैट वी आर क्लूलेस, वी डोंट नो व्हाट लाइज अहेड, but we will go slowly and we'll try and whatever is in our hand we'll keep on doing. So these few things I think you need to always cherish about these companies. They are so upfront, nothing, they don't hide from you. Transparency, complete transparency transparency is one thing I think we need to follow. बाकी लोगों को परेशानी होती है, बजाज फाइनेंस के फोन बहुत आते हैं, but it's okay. I think that's their growth strategy to acquire new customers or the, so that's one feedback. But if they are doing it so frequently, it must be working for them. So that's why they are doing it. Otherwise, I don't find any problem with Bajaj Finance. It's not a part of governance, but just on a lighter note, I wanted to mention. But I think on a governance point, I don't find any problem with Bajaj Finance. Okay, so your last message to the investors of Bajaj Finance? So I think you need to look at the growth point. अगर growth disappoint नहीं करेगा, so Bajaj Finance will always enjoy the premium valuation in the industry. So this is a stock which should be on your radar. That's what I feel. If you are not an investor, then it should be on your radar. On your radar, yeah. If you are an investor, so definitely it should be on your radar. True. So this was all about Bajaj Finance. I hope आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज करने की नॉलेज इनहैंस हो रही है. सो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज इनहैंस हो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. Moreover, do visit our website where you will come across various research products, and do not forget to use the coupon code FREEDOM and avail your financial freedom today. Thank you.